हेलो माय डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज के क्लास में हम कंटिन्यू करेंगे अपना क्लास 11th का अकाउंटेंसी। पिछले क्लास में हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके थे अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिसके अंदर हम 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स देख चुके थे। आज हम स्टार्ट करेंगे 5वां अकाउंटिंग प्रिंसिपल से, जिसका नाम है प्रूडेंस या ऑल्सो कॉल्ड एज कंजर्वेटिज्म। बट बिफोर वी स्टार्ट द वीडियो, यू कैन चेक आवर डिस्क्रिप्शन में एक ऐप का लिंक है, उसको जरूर से डाउनलोड करके रजिस्टर कर लेना अपने आप को। वहाँ बहुत सारे वीडियोस, नोट्स और एक्स्ट्रा कंटेंट्स अवेलेबल होंगे। कुछ ग्रुप्स के भी लिंक है, उसको भी ज्वाइन कर सकते हो। वहां पे तुमको टाइमली अपडेट्स मिलता रहेगा रिलेटेड टू एग्जाम्स एंड अदर थिंग्स। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। आज का टॉपिक है पहला, दैट इज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। प्रूडेंस, तुम ये वर्ड पहले भी सुने होगे अगर, तो प्रूडेंस का मतलब होता है सेफली कोई काम को करना, दिमाग लगा के कोई काम को करना और ज्यादा रिस्क ना लेना। दैट इज कॉल्ड एज अ प्रूडेंस। सुने होगे ये प्रूडेंस पर्सन है या ये बहुत कंजर्वेटिव पर्सन है, मतलब ये सोच समझ कर सारे डिसीजंस लेता है और ये ज्यादा रिस्क नहीं लेता, सेफली रहता है। दैट इज कॉल्ड एज अ कंजर्वेटिव पर्सन। वहीं से वर्ड आता है प्रूडेंस या कंजर्वेटिज्म, जो बोलता है कि एक बिजनेस को भी देख कर रहना चाहिए। अब देख कर रहना चाहिए, सेफली रहना चाहिए। इसका मतलब क्या है? अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेड लॉसेस है, अगर फ्यूचर में कोई भी नुकसान होगा दिख रहा है, कोई भी बड़ा खर्चा दिख रहा है, तो हमको पहले से उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए। मतलब पहले से पैसा जमा करना शुरू कर देना चाहिए फॉर सच फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस। बट अगर फ्यूचर में कोई बेनिफिट्स है, फ्यूचर में कोई गेन होने वाला है, तो जब तक वो गेन सच में नहीं हो जाता तब तक हमको वेट करना चाहिए। तो बेसिकली प्रूडेंस का बोलना है कि फॉर एनी फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस, द लॉसेस मस्ट बी रिकॉर्डेड इन एडवांस। रिकॉर्ड लॉस को पहले से रिकॉर्ड करेंगे, उसके लिए तैयार रहेंगे। बट अगर फ्यूचर में कोई भी एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है, कोई भी एक्सपेक्टेड गेन्स है, तो हम फिर वेट करेंगे प्रॉफिट को रियलाइज होने का। एंड वंस द प्रॉफिट इज रियलाइज्ड, उसके बाद हम फिर उसको रिकॉर्ड करेंगे। क्लियर? देखना, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल, डू नॉट एंटिसिपेट फ्यूचर प्रॉफिट्स। फ्यूचर प्रॉफिट्स को प्रेडिक्ट मत करो, एंटिसिपेट मत करो, बट प्रोवाइड फॉर फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉसेस। बट लॉस को रिकॉर्ड करो। बेसिकली प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो जो होने वाला है, बट अगर कोई लॉस होने वाला है फ्यूचर में, तो उसको हम एडवांस में रिकॉर्ड करेंगे। इन अदर वर्ड्स, इट रिकॉर्ड्स ऑल फ्यूचर पॉसिबल लॉसेस। All the future possible losses are recorded, but it does not provide for future expected profits. Expected profits को रिकॉर्ड नहीं करता। क्लियर है? अब एग्जांपल देता हूं तुमको मैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे दुकान में जो स्टॉक है, जो गुड्स है, लेट्स से द कॉस्ट प्राइस ऑफ द गुड्स इज 1000। कॉस्ट प्राइस कितना है गुड्स का? 1000। ठीक है, और उस गुड्स का जो सेलिंग प्राइस है एक्सपेक्टेड, मतलब कितना में सेल होने का एक्सपेक्टेशन है, तो हमको लग रहा है कि 900 में सेल होगा। सर 900 में सेल होगा, इसका मतलब क्या सर लॉस होने वाला है? यस, 1000 में हम सामान खरीदे थे, लेकिन अभी हमको लग रहा है कि ये सामान का उतना डिमांड नहीं है मार्केट में और ये सामान सिर्फ 900 रुपए में सेल होगा। तो अगर फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो प्रूडेंस क्या बोलता है? इस फ्यूचर लॉस को हम रिकॉर्ड करेंगे। मतलब अगर कॉस्ट प्राइस है 1000 और एक्सपेक्टेड प्राइस है, सेलिंग प्राइस है 900, मतलब फ्यूचर में लॉस होने वाला है, तो प्रूडेंस बोलता है कि इस लॉस को रिकॉर्ड करो और गुड्स का वैल्यू बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कितना कर दो? 900 रुपए कर दो और 100 रुपए का लॉस को रिकॉर्ड कर लो। दिस इज एज पर प्रूडेंस। ठीक है,
अब सेकेंड एग्जांपल में सपोज कॉस्ट प्राइस है 1200, लेट्स से द कॉस्ट प्राइस इज 1200, ठीक है, एंड सपोज द सेलिंग प्राइस, एक्सपेक्टेड सेलिंग प्राइस इज 1500, हमको लग रहा है 1500 में बिकेगा ये, इसका मतलब फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है, 1200 का कॉस्ट प्राइस है और सेल कितना में होगा 1500 में, तो फ्यूचर में देयर विल बी अ प्रॉफिट ऑफ 300 का प्रॉफिट होगा कि नहीं फ्यूचर में। तो प्रूडेंस क्या बोलता है, प्रॉफिट को रिकॉर्ड करें कि नहीं करें, प्रूडेंस बोलता है प्रॉफिट को रिकॉर्ड मत करो, वेट करो, प्रॉफिट रियलाइज हो जाने दो, प्रॉफिट सच में हो जाने दो, फिर प्रॉफिट को रिकॉर्ड करना, ठीक है। तो आज हम गुड्स का वैल्यू कितना रखेंगे, 1200 ही रखेंगे, उसको 1500 नहीं करेंगे। बात समझ में आ रहा है। तो गुड्स को कैसे वैल्यू किया जाता है देखना, कॉस्ट प्राइस या सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, दोनों में से जो कम होगा उस पे वैल्यू करते हैं, ठीक है। देखना, चेक करना, कॉस्ट था 1000, सेलिंग प्राइस था 900, कौन सा कम है, 900 कम है, तो गुड्स को हम वैल्यू किए 900 पे, ठीक है। सेकेंड, स्टॉक का वैल्यू है 1200, एक्सपेक्टेड सेलिंग है 1500, कौन सा कम है, 1200 कम है, तो हम 1200 में वैल्यू किए, ठीक है। तो ड्यू टू द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उस पे हम स्टॉक को वैल्यू करेंगे, राइट। देखना, गुड्स आर वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस विच एवर इज लोअर, जो कम होगा उस पे हम गुड्स को वैल्यू करेंगे, क्लियर। दिस इज एज पर द फर्स्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल कॉल्ड एज प्रूडेंस और कंजर्वेटिज्म, ठीक है। पिछले क्लास में हम 4 पढ़े थे, आज ये 5 नंबर पढ़े हैं। नेक्स्ट आता है रेवेन्यू रिकॉग्निशन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो ये जो रेवेन्यू है, यहां पे रेवेन्यू का मतलब होता है सेल्स के बारे में बताता है ये, ठीक है। और रिकॉग्निशन का मतलब होता है टू रिकॉर्ड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन, रेवेन्यू मतलब सेल्स और रिकॉग्निशन मतलब टू रिकॉर्ड। तो रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल बोलता है कि सेल्स को हम कब रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीज है, पहला सेल कब हुआ और दूसरा पैसा कब मिला। कई बार क्या होता है, सेल उसी समय हुआ और पैसा भी उसी समय मिल गया, तो उसमें तो कोई डाउट नहीं है, सेल उसी समय रिकॉर्ड हो जाएगा। बट डाउट कब आता है, जब सेल अभी हुआ, पैसा बाद में मिला, या फिर पैसा पहले से मिल गया था, सेल अभी हुआ, तो फिर कैसे रिकॉर्ड करेंगे, ठीक है। देखना, तो अकॉर्डिंग टू रेवेन्यू रिकॉग्निशन प्रिंसिपल और कॉन्सेप्ट, रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन अ ट्रांजैक्शन इज एंटर्ड। बोल रहा है कि जब सेल हुआ, जब सेल एक्चुअल में हुआ, तब हम रेवेन्यू को रिकॉर्ड करेंगे। पैसा सच में मिला कि नहीं मिला, कि एडवांस में मिल गया था कि बाद में मिलेगा, इन सब बातों से फर्क नहीं पड़ता। रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होता है, जब एक्चुअल में सेल्स होता है। एक्चुअल में पैसा मिला कि नहीं मिला, दैट इज इममटेरियल, वो हमारे लिए बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। इट इज इररिलेवेंट, इट इज इररिलेवेंट वेदर द अमाउंट इज एक्चुअली रिसीव्ड और नॉट, सच में पैसा मिला कि नहीं मिला, दैट इज इररिलेवेंट, क्लियर है ये। तो यहां पे 2 एग्जांपल है, तो ध्यान से समझेंगे हम लोग। देखना, इफ सेल इज मेड इन फरवरी, अगर सेल हुआ था फेब में और पैसा मिला है जून में, पैसा तो कब मिला इस बात से फर्क ही नहीं पड़ता, रेवेन्यू कब रिकॉग्नाइज होगा, फरवरी में, देन सेल विल बी रिकॉग्नाइज्ड इन फरवरी, क्लियर है ये। सेकेंड, इफ मनी इज रिसीव्ड इन एडवांस इन जनवरी, पैसा जनवरी में मिल गया था, ठीक है, बट एक्चुअल सेल्स वाज मेड इन मई,
बस सेल कब हुआ? सेल मई में हुआ। पैसा मिल गया था जनवरी में, लेकिन सेल हुआ मई में। तो पैसा कब मिला वो तो मैटर ही नहीं करता, जब सेल हुआ तब हम ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करेंगे। दैट मीन्स सेल्स विल बी रिकॉर्डेड इन मई। क्लियर है ये? दिस इज द सेकेंड प्रिंसिपल ऑफ टुडे called as the revenue recognition principle. Clear? Next, cost concept also called as historical cost concept. ये जो concept है ये किसके बारे में पहले समझ लेना. This concept is applicable in case of only and only fixed assets. सिर्फ fixed assets के ऊपर लागू होता है ये concept क्या बोलता है? जिस प्राइस पे हम फिक्स्ड एसेट खरीदे हैं हम फिक्स्ड एसेट को उसी प्राइस पे रिकॉर्ड करते रहेंगे. मार्केट वैल्यू हो सकता है चेंज हो जाए, बट हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स पे जितना में फिक्स्ड एसेट खरीदे थे उतना पे ही हम रिकॉर्ड करेंगे, क्योंकि फिक्स एसेट को हमारा बेचने का इंटेंशन नहीं है. हम फिक्स एसेट बेचते नहीं है, वो तो हम बिजनेस में यूज करते हैं. तो जब हमको फिक्स एसेट बिजनेस में यूज करना है तो रियलिटी में अभी मार्केट प्राइस क्या है फिक्स्ड एसेट का उससे हमको फर्क ही नहीं पड़ता, क्योंकि हम फिक्स एसेट सेल नहीं करेंगे. राइट? तो फिक्स एसेट रिकॉर्ड होगा जिस प्राइस पे फिक्स एसेट परचेज किया गया था. राइट? देखना, according to this concept, fixed assets are recorded at the price paid to purchase it. जितना पैसा दिया गया था एसेट को खरीदने के लिए उतना पे ही वो रिकॉर्ड होता रहेगा. मार्केट प्राइस चेंज हो सकता है फिक्स एसेट का, बट द बुक वैल्यू ऑफ द फिक्स एसेट विल रिमेन सेम. ठीक है? एसेट रिकॉर्डेड एट कॉस्ट. एसेट हमेशा कॉस्ट पे रिकॉर्ड होता रहेगा, सिर्फ एक चीज से कम होगा और वो है डेप्रिसिएशन. राइट? तो डेप्रिसिएशन मतलब याद होगा फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट. तो हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट के हिसाब से फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करते रहेंगे एट कॉस्ट प्राइस ओनली. सिर्फ एक चीज से एसेट का वैल्यू कम होगा, दैट विल बी डेप्रिसिएशन. ठीक है? द मार्केट वैल्यू ऑफ फिक्स एसेट में इंक्रीज और डिक्रीज. मार्केट वैल्यू चेंज हो सकता है बट हमको फर्क नहीं पड़ता, बट एसेट विल बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट प्राइस लेस डेप्रिसिएशन. क्लियर? तो मार्केट प्राइस चेंज हो सकता है फिक्स एसेट का, मार्केट प्राइस इंक्रीज भी हो सकता है, मार्केट प्राइस डिक्रीज भी हो सकता है, बट हमको फर्क नहीं पड़ता. हम फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करते रहेंगे एट कॉस्ट प्राइस ओनली. सिर्फ एक चीज से कम होगा फिक्स एसेट का वैल्यू, दैट विल बी डेप्रिसिएशन. क्लियर? और जो आज का आखिरी प्रिंसिपल हम पढ़ेंगे दैट इज डुअल एस्पेक्ट और द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी. द वर्ड डुअल मीन्स टू. तो ये जो डुअल एस्पेक्ट या प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी है, इसका बोलना है कि हर एक ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहा है उसका दो एस्पेक्ट है. वन इज डेबिट एस्पेक्ट एंड अदर वन इज क्रेडिट एस्पेक्ट. ये डेबिट और क्रेडिट क्या होता है ये हम पढ़ेंगे आगे चल के इन अ चैप्टर ऑफ जर्नल, जहां हम सीखेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई डेबिट, हाउ टू आइडेंटिफाई क्रेडिट. अभी हम वहां तक नहीं पहुंचे. अभी तुम सोचो कि कोई भी ट्रांजेक्शन जो बिजनेस में हो रहा है उसका दो एस्पेक्ट है. वन इज अ डेबिट एस्पेक्ट एंड अदर वन इज अ क्रेडिट एस्पेक्ट, and both the aspect is always equal. ठीक है? According to dual aspect, every transaction entered by a business has two aspects of equal amount. One is debit and another one is credit. एक डेबिट होगा और दूसरा क्रेडिट होगा. It give rise to an accounting equation. इससे इक्वेशन बनता है, इक्वेशन है एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. इक्विटी मतलब यहां पे द वर्ड इक्विटी मीन्स कैपिटल. क्लियर? तो एज पर द अकाउंटिंग इक्वेशन एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी. ये आगे चल के हम बहुत डिटेल में पढ़ेंगे इन अ चैप्टर ऑफ अकाउंटिंग इक्वेशन, जहां पे हम देखेंगे हाउ द एसेट इज इक्वल टू द कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज. क्लियर है ये? तो दिस वाज ऑल अबाउट द डुअल एस्पेक्ट
और द प्रिंसिपल ऑफ डुअलिटी। क्लियर? तो हम 4 अकाउंटिंग प्रिंसिपल आज के क्लास में डिस्कस किए थे। स्टार्ट किए थे फ्रॉम प्रूडेंस, स्टार्ट किए थे प्रूडेंस से, जो बोलता है फ्यूचर एक्सपेक्टेड लॉस को रिकॉर्ड करो, फ्यूचर एक्सपेक्टेड गेन्स को रिकॉर्ड मत करो। ठीक है। सेकेंड जो हम प्रिंसिपल पढ़े वो था रेवेन्यू रिकॉग्निशन, जिसका बोलना है कि सेल्स जब हुआ तब ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होगा, पैसा कब मिला उस बात से फर्क नहीं पड़ता। थर्ड कॉन्सेप्ट था हिस्टोरिकल कॉस्ट कॉन्सेप्ट, जिसका बोलना है कि फिक्स एसेट को रिकॉर्ड करेंगे एट कॉस्ट प्राइस ओनली। मार्केट प्राइस चेंज हो सकता है बट हमको फर्क नहीं पड़ता, हम रिकॉर्ड करेंगे एट कॉस्ट लेस डिप्रिसिएशन। राइट। लास्ट डुअल एस्पेक्ट, जो हम लास्ट में पढ़े, जो बोलता है कि हर ट्रांजैक्शन का 2 एस्पेक्ट है, वन डेबिट एंड अदर क्रेडिट ऑफ इक्वल अमाउंट। डुअल एस्पेक्ट गिव राइज टू एन इक्वेशन व्हिच इज कॉल्ड एज एन अकाउंटिंग इक्वेशन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस liabilities. Clear है? This was all about the 4 accounting principles that we have discussed today. बाकी जो बचे हुए प्रिंसिपल्स हम कोशिश करेंगे कि एक और वीडियो के अंदर नेक्स्ट क्लास में उसको कंप्लीट करें। मिलते हैं आने वाली क्लासेस में। थैंक यू एंड गुड बाय।